हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनवराज आपके लिए डिस्कशन वीडियो लेकर आ गया हूं। इकोनॉमी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे फॉर 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। अब टाइम कम है, कम टाइम बचा है, इसको बहुत सही से यूटिलाइज करना है। यहाँ पर जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किन जगहों पर आपको फोकस करने की नीड है। और जैसा कि आपने कहा था कि मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस दिया करूं, पैरेलली इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चंस रहें, तो इस बात को हमने ध्यान में रखा। और अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट टैक्सेज के, यानी कि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण आपसे पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर ऑप्शंस इस तरीके से हैं: इनकम टैक्स यानी कि आय कर, कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर, एक्साइज टैक्स यानी कि उत्पाद शुल्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको जीएसटी कहते हैं। और ये एक नया तरीके का अमेंडमेंट किया गया हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। और जीएसटी अभी तक के हमारे टैक्सेशन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा टैक्सेशन रिफॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पूछा जा रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दो तरीके के टैक्स होते हैं। अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी हो गया, या कुछ ऐसा टैक्स जैसे कि आप कोई सामान खरीद लिए, बिस्किट आप खरीदे और बिस्किट पर जो टैक्स है वो आपको जमा नहीं करना है, वो ऑलरेडी कट करके आपको दिया जा रहा है, वो टैक्स उसमें से ले लिया जा चुका है। लेकिन अगर आप इनकम करते हैं, आप अगर पैसा कमाते हैं, किसी भी तरीके का रोजगार करते हैं, तो उसके ऊपर आपको कुछ अमाउंट सरकार को देना होता है और वो आपको खुद से जमा करना होता है। ओके, तो इसको यही कहेंगे कि जो प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता है, वो एक ऐसा टैक्स है जो कि कोई इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टली पे करती है टू द एंटिटी दैट इम्पोज इट। हमारे यहाँ पर जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं। तो आपको बता देना है इसमें से कि कौन कौन से जो है प्रत्यक्ष कर है। डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आयकर, ये इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, आप सभी जानते हैं। इसी तरीके से यहां पर आप देख पा रहे हैं निगम कर यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स, ये भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। तो इसके आधार पर आप समझ गए कि एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक जो है इसमें करेक्ट है। और इनडायरेक्ट टैक्सेज के अगर एग्जांपल पूछे जाए तो आप जीएसटी को बता सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी को बता सकते हैं, कस्टम्स ड्यूटी को बता सकते हैं। तो इस तरीके की क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ ही आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है तो 2021-22 का जो बजट है इंडियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें क्या कुछ इन्फो था, कहां से हमारे पास टैक्स आता है, या डायरेक्ट टैक्स में कितना टैक्सेशन जो है वो हमने इकट्ठा किया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा कितना डायरेक्ट टैक्स में पैसा कलेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट में, अब डायरेक्ट में भी सबसे बड़ा सोर्स कौन सा था, कॉरपोरेशन टैक्स था या इनकम टैक्स था? तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा अगर टैक्स का कोई पैकेट था तो वो था इनकम टैक्स, वो था 5,61,000 करोड़ का। और इसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स था, वो था 5,47,000 करोड़। इसी तरीके से अगर एक्साइज टैक्स की बात करें, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो यहां पर जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज था वो 3,35,000 करोड़ था। जीएसटी जो था वो 6,30,000 करोड़ था। और कस्टम्स ड्यूटी जो था वो 1,36,000 करोड़ था। ओवरऑल आप ये समझे कि अगर इंडिविजुअल बांट के और देखा जाए कि किस ब्रैकेट से सबसे अधिक पैसा आया, तो जीएसटी से आया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, जो कि एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आगे आने वाले वीडियोज में लाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन का आपको आइडिया लग गया कि स्टैटिक पोर्शन को कैसे आपको करेंट अफेयर से डायनेमिक सेक्शन से कनेक्ट करते हुए पढ़ाई करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आधुनिक अर्थशास्त्र जो है यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, इसके जनक यानी कि फादर किसको माना जाता है? एडम स्मिथ, या फिर जेम किन्स यानी जॉन मिनार्ड किन्स को, या अमर्त्य सेन को, या माल्थस को, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? ये एक आसान सवाल है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर यानी कि जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। और 1776 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी। उस बुक का नाम है, अगर शॉर्ट में बोलना चाहे तो हम कहते हैं
वेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन पूरा जो बुक है उसका शीर्षक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और यहां पर ये कह लें कि मेन एक्सप्लेनेशन फॉर्म में है। क्या कुछ सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमी में, तो एडम स्मिथ इसलिए जाने जाते हैं, और उसमें जो मेजर चेंजेज हुए इकोनॉमिक, जो हम कह लें कि पूरा सिनेरियो चेंज होता है, वहां पर एक बहुत बड़ा नाम है जॉन मिनार्ड किन्स का। किन्सियन थ्योरी, किन्सियन इकोनॉमिक्स, ये सब आप जानते हैं। अमर्त्य सेन इंडिया से एक इकोनॉमिस्ट है जो कि नोबेल लॉरिएट भी हैं। और जो चौथा नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है ये माल्थस का। माल्थस वैसे तो एक पादरी थे, यानी कि जो क्लर्जी क्लास से आते थे, और इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी कि अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी ताकत जो है, उसकी जो कैपेसिटी है ह्यूमन के ग्रोथ रेट से कहीं कम है। तो आने वाला समय एक ऐसा आएगा जब लोगों को जितना फूड चाहिए होगा उतना जो अर्थ है ये नहीं उगा पाएगी। और ऐसे सिनेरियो में नेचर बैलेंस करता है पॉपुलेशन को, और उस समय पेंडेमिक, अर्थक्वेक या कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब कुछ हैपन होते हैं ताकि पॉपुलेशन जो है उसको कम किया जा सके। और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इन्होंने कुछ अपने तरीके बताए थे। खैर, यहां पर मेन बात था हमें जो समझना था कि फादर किसको कहते हैं इकोनॉमिक्स के। इस सवाल से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो ब्रांच है स्टडी के, इनके फादर आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत इन्वेंशन, डिस्कवरीज वगैरह पर आपका फोकस रहना चाहिए। जब बात यहां पर हम कर रहे हैं एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ के कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, वहां पर उन्होंने बताया है कि किसी भी सरकार को जब टैक्स लेना हो तो उसको 4 बातों का ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहली उसमें बात की गई थी कैनन ऑफ इक्वालिटी, दूसरी बात की गई थी कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-3 साल बाद आए और एक ही बार कहे चलो जल्दी से सब टैक्स लाओ। एक सर्टेन उसमें टाइम फ्रेम होना चाहिए एवरीथिंग। उसमें उन्होंने कन्वीनियंस की बात की थी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। इसका ये मतलब होता है कि टैक्स देना आसान होना चाहिए। जैसे अभी के लिए क्या है कि अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, घर बैठे कीबोर्ड से क्लिक करें और आईटीआर जमा कर दिए, या इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है, वो टैक्स कट रहा है लेकिन उसके लिए आपको अलग से कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यही कहा जाता कि आपको साल में 2-3 दिन निकाल के दिल्ली ही जाना है और वहां साल भर का आपको अपना टैक्स चुकाना होगा लाइन में लग के। तो क्या टैक्स की चोरी नहीं बढ़ जाएगी? लोग अवॉइड नहीं करने लगेंगे टैक्सेशन को? तो ये चीज है। और चौथा उन्होंने कहा था कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो ये 4 कंसेप्ट हैं। या आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कैनन ऑफ टैक्सेशन की जो थ्योरी है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो ये एडम स्मिथ के द्वारा। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और यहां पर पूछा गया है किसी विशेष वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा यानी कि जियोग्राफिकल बाउंड्री जो है के अंतर्गत जो वस्तुएं बनी हैं या जो सेवाएं हैं उनका जो कुल मूल्य का योग है, जो समेशन है, उसको क्या कहते हैं? यानी द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड अंडर द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ पार्टिकुलर ईयर, इसको क्या कहते हैं? यानी इसमें से ये किसकी परिभाषा है? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, या फिर नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि सकल राष्ट्रीय आय, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ये मेरे हिसाब से एक नॉर्मल क्वेश्चन है। जो भी इकोनॉमी पढ़ना शुरू किए और जो जीडीपी को समझते हैं तो वो बता सकते हैं कि ये जीडीपी का ही डेफिनेशन है कि एक साल में किसी देश के टेरिटरी के अंदर, जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज तैयार हो रहे हैं उनका पूरा का पूरा जो समेशन है उसको हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, जीडीपी निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, एक बार इन पर भी चर्चा हो जाना चाहिए। जैसे कि एक इनकम मेथड कहलाता है। अब इनकम मेथड में फैक्टर कॉस्ट देखते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या क्या होता है? लैंड, लेबर और कैपिटल। तो लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट या डिविडेंड कह लें, और जो एंटरप्रेन्योरशिप का टेंडेंसी होता है, जो यहाँ उद्यमिता होती है, वो प्रॉफिट। ये जो सारे फैक्टर्स हैं इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं
कि जीडीपी हमारा क्या रहा इनकम मेथड से। यहाँ पे जीडीपी को हम करेंट मार्केट प्राइस पर देखते हैं और इसके लिए कैलकुलेशन में फैक्टर कॉस्ट जितना खर्च बैठता है और उसमें जो भी सब्सिडीज सरकारों के तरफ से दी जाती हैं उसको लेस करके देखा जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक एक्सपेंडिचर मेथड है, ये तो इनकम मेथड हो गया। एक एक्सपेंडिचर मेथड है कि हमने कितना खर्च किया, जो खर्चा है उससे हम जीडीपी कैलकुलेट कर ले, जिसको कि शॉर्ट में सिग्जम मेथड भी कहते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि CIGXM, ओके, एक्स माइनस एम ऐसे, और यहाँ पे प्लस प्लस लिख दीजिए। ठीक है, तो सी से क्या हो गया, ये प्राइवेट कंजम्पशन को बताता है, आई बताता है इन्वेस्टमेंट को। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप देख रहे हैं जी, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट के परचेज, और एक्सएम जो है ना ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को डिनोट करता है। इससे भी हम अपना जीडीपी जो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। और तीसरा जो मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने का वो है प्रोडक्शन मेथड, जिसको कि जीवीए कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब यहां पर क्या है कि मान लीजिए कि किसी को बिस्किट बना के बेचना है, तो बिस्किट इन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसके पहले गेहूं से आटा तैयार हुआ और आटा या मैदा से बना बिस्किट। तो इसमें हर स्टेज पर क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है और उसमें कितना खर्च आ रहा है, अगर उसको हम हर स्टेज पर देख लेते हैं, इससे भी हमारा जो जीडीपी है वो कैलकुलेट हो पाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि जीडीपी कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अभी के लिए हमारी जीडीपी कितनी है? अब जीडीपी जो है आप एक बेस ईयर के हिसाब से बताते हैं और एक रियल टाइम के हिसाब से बताते हैं। तो कहते हैं कि एक जो है ये हमारा रियल जीडीपी है और ये जो एक दूसरा हो गया वो है नॉमिनल जीडीपी। तो आपको सही ढंग से दोनों जीडीपी जो है वो आंसर बताने हैं कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और कहा जा रहा है कि हु मैनेजेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया। यानी आप जानते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं जो सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा छापी जाती है सरकार के निर्देश पर, और वो एक तरीके का अग्रीमेंट हो गया सरकारों के तरफ से कि आप हमें पैसा दीजिए, आपका पैसा सिक्योर रहेगा, और फिर जब हमारा ये कोई प्रोजेक्ट है पूरा हो जाएगा, हम अर्न करेंगे तो आपके पैसे को लौटा देंगे, एवज में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये सिक्योरिटीज वगैरह जो है इसके कई सारे यूज होते हैं, लिक्विडिटी को एडजस्ट वगैरह करने में भी यूज किया जाता है। सिंपल आपसे सवाल ये है कि भारत सरकार के सिक्योरिटीज को कौन मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय, या फिर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए सही जवाब? बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो भारत सरकार के जितने सिक्योरिटीज हैं, मतलब केवल भारत सरकार ही नहीं, इवन राज्य सरकारों के भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंतर्गत आते हैं, और आरबीआई डेट मैनेजर होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और यही मेंटेन करता है या मैनेज करता है इन सिक्योरिटीज को। तो आरबीआई ना केवल इशू करता है बल्कि बहुत अच्छे से एक प्रोसेस मेंटेन करते हुए मैनेज करता है, मेंटेन करता है रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप और ट्रांजैक्शंस जो भी प्लेस लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, और आरबीआई रेगुलेटर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ये सब कुछ आपको आइडिया रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर यानी कि बेरोजगारी के ऊपर पूछा गया है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको बताना है कि ये किस टाइप की, किस तरीके की बेरोजगारी की बात की जा रही है। पहला स्टेटमेंट है मोर पीपुल आर एम्प्लॉयड देन नीडेड, यानी जरूरत से ज्यादा लोग अगर कहीं पर एम्प्लॉयड हैं, रोजगार में लगाए गए हैं। दूसरा कि इफ एक्स्ट्रा पीपुल आर रिमूव्ड देयर विल बी नो डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, कि मान लेते हैं कि कोई एक खेत है, डेफिनिट एरिया है इसका, और इस पर 5 लोग खेती करते हैं और इससे 5 टन जो है ना अनाज उगता है, मतलब तैयार होता है, यील्ड है। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति हट गया और वो शहर चला गया, और 4 लोग अब खेती कर रहे हैं और फिर भी 5 ही टन प्रोडक्शन हो रहा है, तो कहेंगे कि 5वें व्यक्ति के रहने और ना रहने से उस प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन वो व्यक्ति तो काम कर रहा था, टेक्निकली वो काम कर रहा है, लेकिन सही ढंग से समझे तो एक तरीके से बेरोजगार था।
क्योंकि उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा प्रोडक्शन पे, तो ये किस तरीके की बेरोजगारी कही जाती है? ये कही जाती है छुपी हुई बेरोजगारी, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और खासकर इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस तरीके की बेरोजगारी देखी जाती है। गांव के लोग जो है वो खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, परिवार के परिवार लगे रहते हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन फैमिली इनकम उनकी नहीं बढ़ पाती है। अगर जो भी लोग उसमें एक्स्ट्रा है, अगर वो बाहर जाते हैं शहरों में, वहां कमाई करते हैं, या कुछ और दूसरे टाइप के सर्विस सेक्टर में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, तो उनसे उनके फैमिली इनकम जो है बढ़ सकती थी। लेकिन इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है रूरल इंडिया में। यह कहलाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छुपी हुई बेरोजगारी। बाकी भी यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोजगारी। होता क्या है कि सर्टेन मौसम्स में जब खेती हो जाती है और हार्वेस्टिंग में बहुत टाइम होता है, उसके बीच के जो 2-3 महीने के टाइम होते हैं, वहां पर बहुत सारे मजदूरों के लिए काम अवेलेबल नहीं होता है। खासकर ये भी एग्रीकल्चरल लेबर्स के साथ देखा जाता है। एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि जो जॉब अवेलेबल होता है और जो स्किल अवेलेबल है मार्केट में, इसके बीच में मिसमैच हो, तो इसको कहते हैं कि ये एक तरीके की संरचनात्मक बेरोजगारी है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे जॉब अवेलेबल है, लेकिन लोग उस तरीके के स्किल्ड नहीं है, तो उनको किसी खास तरीके का जॉब जो है वो नहीं मिल पाता है। एक आपने टर्म सुना होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि वो आदमी रोजगार में तो लगा हुआ है, लेकिन वह मान लेते हैं कि ग्रेजुएट है और उसे ग्रेजुएशन स्तर का एक जॉब मिलना चाहिए था, लेकिन इतनी जॉब मार्केट में जॉब की क्राइसिस है कि वो कोई 10th पास जो क्राइटेरिया फुलफिल करने वाली नौकरी है, या बस 10+2 क्राइटेरिया फुलफिल करने वाली नौकरी है, वो नौकरी पकड़ लेता है। एम्प्लॉयड तो है वो, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड है। ओके। एक होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी। तो जब इकोनॉमिक सिनेरियो होते हैं, इसमें जब देखते हैं रिसेशंस आते हैं, या फिर जब यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह डिक्लाइन होने लगता है, जो कहते हैं कि डिफ्लेशन के सिनेरियोज हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनियां जो है वो लोगों को निकाल देती है। तो साइक्लिक वेव्स जो होते हैं इस तरीके से जो चल रहे होते हैं इकोनॉमी में, अप्स एंड डाउन्स, इस हिसाब से जो लोगों की नौकरियां चली जाती हैं वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और यहाँ पर एक आप देख लीजिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टाइम लैग है, एक व्यक्ति है वो अपनी नौकरी को छोड़ दिया है, और जब तक वो दूसरी नौकरी को पकड़ेगा, इस बीच में जब वो स्ट्रगल कर रहा है एक नए जॉब को पाने के लिए, वो वाला जो टाइम फ्रेम है वो कहलाएगा कि ये फ्रिक्शनल यानी कि घर्षण वाली बेरोजगारी है। और भी बहुत तरीके के टाइप्स है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको इन सवालों के लिए रेडी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, और यहाँ एंजल टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि एंजल टैक्स क्या होते हैं। चलिए ये मैं आपको बता दूं, आप कई बार वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह के बारे में सुनते हैं, जानते हैं। तो ये उसी टाइप का एक सिस्टम हो गया, एक प्रकार का पूंजीगत लाभ है। जैसे कि कोई स्टार्टअप है, उसके लिए कोई एंजल इन्वेस्टर पैसा लगाया, तो जब एंजल इन्वेस्टर पैसा लगाया तो कैपिटल गेन्स हुए, और इसके एवज में जो टैक्स भरना पड़े, इस चीज को कहते हैं एंजल टैक्स। ओके, तो 6 का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। एंजल टैक्स इज एसेंशियली द टैक्स दैट अनलिस्टेड कंपनीज, या कह लें कि स्टार्टअप्स जो है वो लायबल होते हैं पे करने के लिए ऑन द कैपिटल दे रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर। ओके, अब थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस आपको एंजल इन्वेस्टर के बारे में और वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत धनी लोग होते हैं, और ये वेंचर कैपिटलिस्ट कहीं भी निवेश करते हैं, ये क्लब होता है, लोग इसमें पैसा डालते हैं और वो पैसा कहीं निवेश किया जाता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, काफी समय लग गया ये कुछ क्वेश्चंस को डील करने में। क्वेश्चन नंबर 7 आसान सवाल है कि भारतीय नागरिक के बारे में पूछा जा रहा है कि उस भारतीय नागरिक का नाम बताइए जो कि एक नोबेल लॉरिएट हो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि भारतीय नागरिक हैं, उनका नाम बताना है। अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, जगदीश भागवती या हरगोविंद खुराना। तो ये तो इकोनॉमी से है ही नहीं, इनको तो मेडिकल साइंस में मिला हुआ था। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है, सोचना है। तो अभिजीत बनर्जी और जगदीश भागवती साहब, इन दोनों ये दोनों व्यक्ति जो हैं भारतीय मूल के हैं, लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं है। ओके,
तो सही जवाब होगा अमर्त्य सेन। ओके, चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 पर। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको एक स्कीम का नाम बताना है जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था यूथ को ट्रेन करने के लिए, यानी प्रशिक्षण देने के लिए। और ऑप्शन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इंस्पायर प्रोग्राम, नेशनल स्कीम सोशल असिस्टेंस और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऐसे सवालों में लोग अक्सर मार खा जाते हैं कि ये तो कौशल विकास जो है ये काफी पुराना स्कीम है, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल प्रासंगिक है। और ऐसे सवालों के पीछे यही मकसद है कि आप थोड़ा अपने को टाइम फ्रेम में बांध के नहीं देखें कि यहाँ पर बहुत करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3-4 साल 5 साल पहले के स्कीम्स पर भी सवाल आ सकते हैं और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो यानी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1965 में, 1974 में, 1949 में या 1951 में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1949। 1949 जब हम आजाद हो जाते हैं उसके बाद अपने हिसाब से हम चीजों को चेंज करते हैं और यहां पर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आते हैं। इस एक्ट के टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल में बटा हुआ है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कि वो इंश्योर करता है साउंड बैंकिंग, ठीक है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग हो बैंकिंग सिस्टम का। और इसके लिए रेगुलेशन जो है यहाँ पर ब्रांच ओपनिंग वगैरह की बात, लिक्विडिटी एसेट मेंटेन करने की बात, सब कुछ। और यहाँ पर आरबीआई को इंपावर्ड किया गया कि वो अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स को किसी बैंक के। आगे चल के आप जानते हैं कि बीबीबी का कंसेप्ट आया था, बैंक बोर्ड ब्यूरो का। वो पूरा एक बार आप कहानी देख लीजिएगा कि जब हमारे देश में बहुत तरीके के बैंकिंग सेक्टर में इश्यूज आने लगे तो उसके लिए एक इंद्रधनुष स्कीम लाया गया। ABCD सब एक्रोनिम्स हैं उसके बारे में भी एक बार देख लेना होगा एग्जाम में जाने से पहले, क्या पता कोई सवाल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कि किन देशों के साथ हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि व्यापार संतुलन अनुकूल है। अनुकूल मतलब हमारे फेवर में है, प्रतिकूल यानी कि हमारे सिचुएशन से अगेंस्ट। यहां पर अनुकूल का मतलब यह है कि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं उसके मैचिंग को देखते हैं कि हम किसी देश में एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें तो कहेंगे कि ये हमारे अनुकूल है। और प्रतिकूल क्या होगा कि वहां से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। अब देखिए इन ऑप्शंस को और इसके बाद आपको डिसाइड करना है, इराक, बांग्लादेश, नेपाल या सऊदी अरबिया। तो देखिए जिन देशों से हम तेल खरीदते हैं उनके साथ हमारा व्यापार हमेशा प्रतिकूल होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा पैसा वहां भेज रहे होते हैं तेल को खरीदने में। इराक और सऊदी अरबिया जो है इनसे हम तेल लेते हैं, इनके साथ तो हमारा कभी अनुकूल हो ही नहीं सकता है। तो जिसमें ऑप्शन 1 और 4 है उसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए और आपके पास सही जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारे पड़ोसी मित्र नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारा जो व्यापार है वो अनुकूल है, ट्रेड फेवरेबल है, ठीक है। जबकि चाइना, इराक, सऊदी अरबिया के साथ हमारे डेफिशिएंट पार्टनरशिप चलती है, यानी कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाने के बहुत चांसेज होते हैं, एक बेहतर आइडिया आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का कितना % शेयर है इंडिया के जीवीए में, ठीक है। अब हम जब अभी थोड़ी देर पहले जीडीपी कैलकुलेशन की बात कर रहे थे वहां जीवीए का चर्चा आया था, आपको एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए बताना है। चारों फिगर को मैं पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं सीधे आपको सही जवाब बताता हूं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 17.8%। और देखिए यहां पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट इसलिए होनी चाहिए कि आपको याद ही रहने चाहिए कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाए तो उसका शेयर जो होता है 21.82% हो जाता है, ठीक। सेकेंडरी यानी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई की बात की जाती है, उसका शेयर जो है वो 24.29% है। और सबसे अधिक शेयर जो है वो टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर का है और वो है 53.89%। तो ये फिगर एक बार आपके दिमाग में रहने चाहिए, ऐसे सवाल तो एकदम चांसेज है कि आपसे पूछे ही जाए।
जब बीपीएससी मीट एक्सपोर्ट पर सवाल पूछ सकता है तो कुछ भी पूछ सकता है इकोनॉमी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर यूनियन बजट में आपको फोकस करना है और आपसे पूछ लिया गया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए टोटल कितना रुपया सैंक्शन किया गया था, कितने रुपए की स्वीकृति दी गई थी। 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 35,000 करोड़, 45,000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35,000 करोड़। यहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, बट हाँ, जब यूनियन बजट का जिक्र आया है तो इस बार हमारे सरकार का फोकस था हेल्थ और वेलफेयर स्कीम्स पर, अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया। यहां पर आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, वैक्सीनेशन ड्राइव इंपॉर्टेंट है। जो आत्मनिर्भर भारत है वो 5 पिलर पर काम करता है, सेल्फ रेलिएंट इंडिया की बात करता है और 20 लाख करोड़ का पैकेज था जो लमसम होता है हमारे जीडीपी का 10%। ओके, फोकस किया गया लैंड पर, लेबर और लिक्विडिटी पर। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो बोल्ड रिफॉर्म्स की बात की गई उसमें सप्लाई चेन रिफॉर्म्स की बात की गई थी, रेशनल टैक्सेशन सिस्टम की बात की गई थी, सिंपल और क्लियर लॉज की बात की गई, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई थी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम की बात की गई। और फिर आगे चल के जब उसका आत्मनिर्भर भारत का अगला वर्जन आता है, आपने अखबार में देखा होगा, ये इस तरीके से क्लिपिंग आया हुआ था बूस्टर डोज करके कि जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, फार्मर्स के लिए क्या है, सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए क्या है, इंफ्रा पर क्या काम कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं। तो इन चीजों को पॉज करके एक बार फिगर दिमाग में रख लीजिए और ये सारे सवाल जो है फिर रिपीटेशन मोड पर हम आपसे एक बार पूछेंगे तो उस दिन आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर आपको बताना है, अरेंज करना है जो भी दिए गए सर्विसेज हैं उनके एक्सपेंडिचर के हिसाब से कि सरकार जो है उस पर कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। निम्नलिखित सेवाओं को उनके व्यय के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। स्टेट शेयर इन टैक्स एंड ड्यूटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ओके, तो चलिए यहां पर ऑप्शंस वगैरह तो देखेंगे। इंटरेस्ट रीपेमेंट में हमारा जाता है 20%। फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो बात की जा रही है ये है 9%। डिफेंस में कितना खर्च कर रहे हैं हम, 8%। ओके, और यहां पर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है यहां पर 13%। ओके, और यहां पर जो बच गया स्टेट शेयर इन टैक्स एंड ड्यूटीज तो ये है 16%। अब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएंगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि 3 वाला। करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप ब्याज जान रहे होते कि सबसे ज्यादा हमारा जो खर्च है ब्याज भुगतान में जाता है तो काफी इजीली आप इसको बता सकते थे। पेंशन पर हम 5% खर्च करते हैं और फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स पर 10%। क्वेश्चन नंबर 15, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, या वर्ल्ड बैंक जिसे हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं, या यूएनडीपी का जो काउंसिल है यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट काउंसिल, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट ये है कि जो लेटेस्ट 2021-22 साल के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है तो वहां पर जो भी फोरकास्ट थे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को लेकर वो आपको मालूम होने चाहिए। इंडिया के लिए बात किया गया था 8.3% ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए और 7.5% 22-23 ये सेशन के लिए। ओके, और 6.5% 2023-24 के लिए। यहां पर जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसके लिए एक्सपेक्ट की गई थी कि वो एक्सपेंड करेगा 5.6% से, जो फास्टर पोस्ट रिसेशन ग्रोथ है यानी ये सब कुछ कोविड-19 पेंडेमिक क्राइसिस इसके बाद। और इसमें यह भी बताया गया था कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें स्लो ग्रोथ होगा या स्लो रिकवरी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं और आपको बता देना है, which has the highest stake in the 5 main parameters of digital payment index, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एक सवाल तो यही हो सकता था कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
यहां पर यह भी पूछा जा सकता था कि कितने पैरामीटर है, तो टोटल 5 पैरामीटर है। यहां पर सूचकांक जो है इसमें 5 मुख्य मानक हैं, तो सबसे अधिक वेटेज किसको दिया गया है ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है। 4 ऑप्शन है और पांचवा जो है ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पेमेंट इनेबलर्स, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस। हिंदी में पढ़ दूं, भुगतान सक्षम करता, उपभोक्ता केंद्रीयता, भुगतान असंरचना, भुगतान प्रदर्शन और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भुगतान प्रदर्शन, यानी पेमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा। देखिए पेमेंट इनेबलर्स के लिए ये जो है ये 25% है वेटेज, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी पर 5%, पेमेंट इंफ्रा सप्लाई फैक्टर साइड पर 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस पर 45%, और जो आखिरी पैरामीटर है जो यहां पर नहीं मेंशन्ड है वो है पेमेंट इंफ्रा डिमांड साइड फैक्टर, और उसके लिए 10%। तो सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%। क्वेश्चन नंबर 17, साथी इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा रहा है। साथी जो पहल है 2 मंत्रालयों का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज है। यहां पर आप वीडियो को पॉज करिए, सारे ऑप्शंस को पढ़िए और इसके बाद सही जवाब दीजिए। तब तक मैं आपको सही जवाब बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो साथी है इसका फुल फॉर्म हुआ सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। ओके, सस्टेनेबल का मतलब आप जानते हैं कि सतत होता है, सतत। ओके, तो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का और मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। ये पूछा जा सकता है और इसके मदद से मीडियम साइज के पावर लूम्स जो हैं वो ज्यादा लगाए जा सकते हैं, इससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18 कि जो हमारा पहला बजट था इंडिपेंडेंट इंडिया का, आजाद भारत का पहला बजट, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। आर.के. षणमुखम छेत्री, या फिर जॉन मथई, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन ई, में से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर.के. षणमुखम छेत्री जी। ओके, तो इंडिपेंडेंट बजट जो है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था आर.के. षणमुखम छेत्री जी के द्वारा, और वो पहले की फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब कि जो फर्स्ट हमारी कैबिनेट थी उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने प्रेजेंट किया था बजट 26 नवंबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं और यहां बताना है कि निम्न में से वो कौन सा नेटवर्क है जो भारत के सभी एटीएम को सिर्फ एक नेटवर्क से जोड़ता है, वो कंपनी कौन सी है। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, यूपीएससी इस पर पहले सवाल पूछ भी चुका है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनपीसीआई। और एनपीसीआई लॉन्च ही किया गया था ताकि ईज किया जा सके सभी चीजों को। यहां पर जो भी आप देखते हैं कि यूपीआई वगैरह डेवलप किया गया या जो रुपए कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया, सारा का सारा क्रेडिट जो है एनपीसीआई को जाता है। यहां पर जो भी बैंक्स हैं उनके यहां पर स्टेक लगे हुए हैं और ये नॉट फॉर प्रॉफिट पर काम कर रहा है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है इसके द्वारा ये सब कुछ देखा जाता है। ओके, और आपको एक नेशनल फाइनेंस स्विच भी ध्यान में आ रहा होगा जिसको शॉर्ट में एनएफएस कहते हैं। ये लार्जेस्ट नेटवर्क है ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म, और ये डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है और डिप्लॉय किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में IDRBT कहते हैं। 2004 में ये सब कुछ हो रहा था। ओके, और एनपीसीआई के द्वारा ये रन किया जाता है। और आज का आखिरी सवाल, एक टर्म दिया गया है बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है बैंक रन, कि बैंक रन का संबंध किससे है। आप वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शंस को पढ़िए, सही जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ र्यूमर फैल जाए, मान लेते हैं कि कल कोई र्यूमर फैल जाए कि आईसीआईसी बैंक जो है अब वो बंद हो रहा है, वो पैसा लेके जा रहे हैं यहां से। भले ही वो र्यूमर हो, लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझेंगे वो बैंक के आगे लाइन लगा देंगे कि मेरा पैसा वापस लाओ, मेरा पैसा वापस लाओ। ये जो सिचुएशन हो जाता है ना, इसी को कहते हैं बैंक रन। और इस चीज से लड़ने के लिए, इस चीज से फाइट करने के लिए बैंक के पास रिजर्व मनी होता है। अब ये जो रिजर्व मनी होता है वो दो तरीके से रखा जाता है, कैश के रूप में और लिक्विडिटी के फॉर्म में, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए या फिर गोल्ड वगैरह हो गया, ये सब कुछ। उसी को सीआरआर और एसएलआर कहते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ताकि ऐसे सर्कमस्टांसेस से हम फाइट कर सकें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि घबराहट की स्थिति तब होती है जब खाता धारक बैंक से अपना पैसा निकालने लगते हैं एकदम से। ऐसे सिचुएशन, ये पैनिक जो क्रिएट हो जाता है, इसी को बैंक रन कहते हैं। इस तरीके से हमने इकोनॉमी के टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ आपको आइडिया लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो या कोई भी दुविधा हो तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट